लौटूंगा आपके पास। मैं पहले मैं डॉक्टर साहब आपसे सवाल करूं उसके लिए दो तीन चीजें। देखिए, क्या कुछ कहा है तेजस्वी ने, क्या कुछ कहा मुकेश ने, रविशंकर प्रसाद का एक बयान है छोटा सा, मैं दोनों तीनों दिखा के आपसे सवाल करता हूं और आप ही से दोबारा वापसी करते हुए एक सवाल और आप ही से करते हुए लौटूंगा सभी की। और पहले सुनिएगा तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सुनिएगा सभी। आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। ठीक कहा अशोक गहलोत जी ने कि भाई हमारा तो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गया, इससे पहले कई राउंड हम लोग साथ भी बैठे, लेकिन हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो है, जो अन्याय हो रहा है एनडीए में, एक बार भी कोई भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है नहीं की गई है और ना ही ऑफिशियली रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है। तो हम लोग तो शुरू दिन से ही कह रहे थे कि भाजपा के लोग नीतीश जी को दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे और इस पे और किसी ने मुहर नहीं लगाया है, बल्कि अमित शाह जी ने एक बार नहीं कई बार इस बात को बोला है कि विधायक दल की जो संख्या होगी वो तय करेगा। लेकिन अमित शाह जी से हम जानना चाहेंगे, इस बार आप ये बात कह रहे हैं, पिछले बार तो ये बात नहीं थी, यह लगातार 20 साल से एनडीए की सरकार है, हमेशा से मुख्यमंत्री का चेहरा आप लोगों ने घोषित किया। आखिर क्या कारण है कि इस बार आप नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का घोषणा क्यों नहीं कर रहे? अब ये सवाल बड़ा खड़ा होता है। तो हम लोग तो जो कहते थे वही हो रहा है। और आप देख लीजिए, जो भी जनता दल यूनाइटेड में जो नेता हैं, नीतीश जी के खराब सेहत का वो चेहरे का इस्तेमाल करके 3-4 नेता जो भाजपा के लिए ही काम कर रहे हैं, जो जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने में लगे हैं, अब चुनाव के बाद जनता दल यूनाइटेड को भी ये लोग खत्म कर देंगे, दल नहीं रहे। यानी आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी का ये आखिरी चुनाव है, ये स्पष्ट अमित शाह जी ने कर दिया है, निर्णय ले लिया है। ये सुनिएगा मुकेश। बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्ला का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाले समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इनको रविशंकर प्रसाद और सुनिए, मैं सवाल करता हूं फिर आपसे डॉक्टर। अब जरा हम आते हैं तेजस्वी यादव पर। अभी दिल्ली हाईकोर्ट के 2 आदेश हुए। 27 अक्टूबर से ट्रायल चलेगा, मालूम है आपको? और ये कोई हमलों के कारण नहीं हो रहा है, ये हुआ है जब वो रेल मंत्री थे तब से 10 साल कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो 17-18 से पूरी जांच हुई, जांच होने के बाद चार्जशीट फाइल हुई, चार्जशीट के बाद अब आरोप तय हो गया है। और बिहार की जनता को बहुत संक्षेप में बताना जरूरी है आरोप क्या है। तेजस्वी जी के सम्माननीय पिताजी लालू प्रसाद जी भारत के रेल मंत्री थे और उनके रहते रेलवे के 2 होटल को
पटना के एक प्राइवेट होटलियर को दे दिया गया, नियमों की अवहेलना करके, वो एलिजिबल नहीं थे, और बदले में पटना में 3.5 एकड़ जमीन बेली रोड में दी गई। मैं रिपीट कर रहा हूं, 3.5 एकड़ जमीन लगभग 95 करोड़ की, और एक डिलाइट कंपनी है प्रेमचंद गुप्ता की पत्नी के नाम से, उसको बहुत सस्ते में उसको दिया गया और बाद में उसको परिवार को ट्रांसफर किया गया। कोर्ट ने सारे मामलों को देखा और कहा कि ये गंभीर मामला है भ्रष्टाचार का और 420 का, क्योंकि पुराना ट्रांजैक्शन है इसलिए नया नहीं लगता है। तो श्रीमान तेजस्वी यादव, आप 420 आईपीसी के आरोपी हैं, सजा है 7 साल। तो आपका यह दावा कि मैं भ्रष्टाचार टॉलरेट नहीं करूंगा, तो इसका जवाब देना जरूरी है। तो मनी लॉन्ड्रिंग का भी ट्रायल चल रहा है, बाकी चल रहा है, छोड़िए। और मैं रिपीट करूंगा, ये सब कोई हम लोग के समय का नहीं है या हम लोग कोई नई बात उठा रहे हैं। ये सब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सीबीआई कोर्ट की अगुवाई में चल रहा है। तीसरा है जमीन दो नौकरी लो। तो इन सभी मामलों में जो क्लास 4 के लिए जमीन दी गई तेजस्वी बाबू को, राबड़ी जी को, उनके परिवार के अन्य लोगों को, ये भी ट्रायल चल रहा है। तो ये जो कह रहे हैं कि हम लोगों को नौकरी देंगे, ये करेंगे, इनका टाइम टेस्टेड मॉडल बहुत क्लियर है। होटल लो, जमीन दो, नौकरी लो, जमीन दो। तो बिहार वासियों, आप सावधान रहिए। ये जो 2,60,00,000 बिहार के हाउस होल्ड हैं, जिसको ही परमानेंट नौकरी देने की बात कर रहे हैं, तो जो इनका बैकग्राउंड है, तो वो आपकी पूरी खाट खड़िया खड़ा कर देंगे। इनका कोई भी काम बिना भ्रष्टाचार के नहीं होता, और इस सबों के सबूत मैं दे रहा हूं। ट्रायल चल रहा है, कोर्ट ने बहुत गंभीर और तल्ख टिप्पणी की है। मैं ये जानना चाहूंगा डॉक्टर साहब, आपने मूव तो बाकी सबको सुन लिया, ये गड़े मुर्दे, अब जिस तरीके का एक स्थिति है, बिहार का रण जो सजा हुआ है, जो कुछ है, बचा पाएंगे भारतीय जनता पार्टी को? इससे बच पाएगा? कुछ नया नहीं लाना पड़ेगा, कुछ और नहीं खोजना पड़ेगा? और जो जवाब मांगा जा रहा है कि अब आप बताइए आपका नेता कौन। और देखिए, अगले बरस 5 राज्य हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या असम हो या ऐसे राज्य हो, फिर 27 उत्तर प्रदेश, बहुत कुछ है। और ये एक अच्छा मूव है, शायद इंडिया ब्लॉक यहां से बहुत कुछ, यदि यहाँ ये बिहार कुछ सुनिश्चित करता है तो आगे की दशा दिशा बहुत कुछ है। सब पर आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, रविशंकर प्रसाद जी का जो बयान है, मुझे जब मैं सुन रहा था तो मुझे चंद्रशेखर जी से अपनी हुई एक मुलाकात, तकरीबन 20 साल से पहले की मुलाकात याद आ गई। मैं युवा था, कोई चुनाव था, चंद्रशेखर जी ने पूछा कि तुम लोग तो बहुत राजनीति देखते हो, चुनाव में क्या मुद्दा रहेगा? तो मेरे मुंह से निकला भ्रष्टाचार। चंद्रशेखर जी मुस्कुराए, अपनी गहरी आंखों से देखा उन्होंने, और धीरे से बोले, पागल हो, इस देश में भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं बनता, यहां दूसरे का भ्रष्टाचार मुद्दा बनता है। ठीक। तो रविशंकर प्रसाद जी जब भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे और उन मुकदमों का जिक्र कर रहे थे, तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी के राज में भ्रष्टाचार की कहानियां, बस इतना ही फर्क है कि मुकदमे या छापे नहीं पड़ रहे हैं, कहानियां तो हैं, गवाहियां भी हैं। इसमें ध्वनित, इसमें डॉक्टर साहब ये भी ध्वनित है कि ईडी भी है, सीबीआई भी है, वही कह रहा हूं ना कि कहीं है आगे कहीं उसमें वो बीजेपी के लोगों पर नहीं, आरोप है, गवाहियां हैं, घटनाएं हैं, कहानियां हैं, मुकदमे नहीं है। तो अब तो सवाल, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि बिहार जिस मोड़ पे खड़ा है, और दूसरी बात यह है कि देखिए, तेजस्वी हो या अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी को इनके पूर्ववर्तियों का एक इतिहास रहा है, एक लेवल चिपका हुआ है,
मुलायम सिंह के ऊपर MY का लेबल है, लालू यादव के ऊपर जंगल राज का लेबल है। लेकिन नई पीढ़ी क्या बदलाव कर रही है, वो या उसको ध्यान में लाना नहीं देना चाहते। उनकी रणनीति है, और ठीक है, अपनी अपनी रणनीति होती है सबकी, तो वो ले जाते हैं वहीं घुमा के, वो ले जाएंगे, ये सबको पता है। अब ये ठीक बात है कि जमीन के बदले नौकरी का घोटाला मुकदमा है, लेकिन इस बार जब तेजस्वी यादव मंत्रिमंडल में थे और उसके उस बीच में जो नौकरियां दी गई बड़े पैमाने पे, उसमें क्या भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा? नहीं। तो चीजें जनता के सामने आएगी, दोनों तरफ से आएंगी, और वो कैसे करेंगे, लेकिन ये परवान नहीं चढ़ेगा मेरे को अभी इसका लग रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति में जो ग्राउंड है उसमें ये चीजें चलेंगी नहीं। एक बात। दूसरी बात मैं जिक्र करना चाहता हूं, जो जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मास्टर स्ट्रोक की चर्चा हो रही थी और उसमें मत और विमत दोनों था, मुझे एक मास्टर स्ट्रोक इसमें दिखाई दिया। मैं तेजस्वी के नाम को मास्टर स्ट्रोक नहीं मान रहा हूं अभी, वहां पर मैं दीक्षित जी से सहमत हूं, लेकिन उसके बीच में एक लाइन थी, मुकेश साहनी के अलावा और मुख्यमंत्रियों की स्ट्रोक वो है, डिप्टी सीएम्स और डिप्टी सीएम्स और डिप्टी सीएम्स और डिप्टी सीएम दलित, मुस्लिम या दूसरी ओबीसी जातियां। तो जो जातीय गोल समीकरण की बात है, जो वहां पर वो मैसेज करेगा। क्योंकि देखिए, कांग्रेस ने राजेश राम को बनाया प्रदेश अध्यक्ष, दलित समाज से आते हैं, तो एक मैसेज है। अब अगर ये स्कोप भी खुल गया कि एक डिप्टी सीएम भी आएगा, तो वो वोटर ब्लॉक जो है वो किस तरह से सोचेगा। दूसरा, आज की तारीख में ये ठीक है कि आरजेडी और कांग्रेस के पास ही वहां का अल्पसंख्यक वोट बैंक है इन मेजॉरिटी। नीतीश कुमार के पास हुआ करता था, लेकिन वो शायद बिखरा है वक्फ और बीजेपी के साथ जाने से। लेकिन उस दौर में जब मुसलमानों को अछूत बना दिया गया है राजनीतिक परिदृश्य में, और जैसे ही ये होता है कि 10 मुसलमानों को टिकट दिया गया, वैसे ही मान लिया जाता है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण हो रहा है। वहां ये भरोसा क्या उस समाज में नहीं जाएगा कि हमारी वापसी हो रही है? बिल्कुल। तो मैं इन लाइनों को ज्यादा अंडरलाइन कर रहा हूं वहां पे। अब सवाल रहा बिहार के चुनाव के निहितार्थ का। बिहार के चुनाव का निहितार्थ सिर्फ बिहार में नहीं है, ठीक बात है, और राज्यों के ऊपर तो जो असर पड़ना है वो पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा असर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन के ऊपर और केंद्रीय नेतृत्व पे पड़ेगा। ठीक। या तो वो मजबूत हो जाएगा, और नहीं तो वो बहुत कमजोर हो जाएगा। बहुत सही है। और इस वक्त जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा के लिए संघ और भाजपा के बीच में, भाजपा क्या संघ और मोदी शाह के बीच में जो सीसा चल रहा है, जो बैलेंसिंग द बीम चल रही है, उसमें फिर संघ बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है। और वहां से इस रिजीम के लिए, इस पूरे रिजीम के लिए खतरा पैदा होगा, क्योंकि वो चुनाव हारते ही जेडीयू की एक बैसाखी खत्म होगी, और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू कोई वैचारिक कमिटमेंट तो है नहीं, निश्चित। तो क्या होगा मैं उसको नहीं देखता। ठीक। राज्यों के लिए मैसेज है। देखिए, बंगाल में बीजेपी कुछ भी करके देख चुकी, सब कुछ करके देख चुकी, बंगाल फॉल नहीं हुआ। ठीक है। असम की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी भले ना दिखाए, लेकिन जो वहां की खबरें हैं वो बीजेपी के लिए और हेमंता बिश्व शर्मा के लिए कतई ठीक नहीं है। और खास तौर पे अडानी को दी जाने वाली जमीनों का मामला जहां तक है, और जिसके खिलाफ ट्राइबल बोडो लैंड में जो रैली निकली थी, उसको याद करने की जरूरत है। तो और उत्तर प्रदेश तो डबल इंजन कैसे लड़ रहा है, पिछले 5 दिनों में हमने देखा। बहुत अद्भुत संघर्ष। अयोध्या में दीपोत्सव मैं जिक्र करना इसलिए चाहता हूं कि फिर ये आगे की राजनीति में बड़ा काउंट करेगा। 27 मैंने पूछा है आपसे। जी जी जी। कि
अयोध्या में दीपोत्सव का रिकॉर्ड तोड़ कार्यक्रम साल दर साल हो रहा है, लेकिन इस बार दीपोत्सव के कार्यक्रम के सुबह सुबह 3 प्रोग्राम कैंसिल हुए। गवर्नर का प्रोग्राम कैंसिल हुआ और दोनों डिप्टी सीएम के प्रोग्राम कैंसिल हुए। दोनों डिप्टी सीएम के प्रोग्राम्स के प्रोटोकॉल हम लोगों के पास भी आ चुके थे। मूवमेंट कहां होगा, क्यों हुआ? क्योंकि अखबारों के पहले पन्ने पे एक विज्ञापन छपा दीपोत्सव को लेके, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा किसी का नाम नहीं था, स्थानीय नेता और पर्यटन मंत्री को छोड़ के। तो आनंद फानन में पहले केशव मौर्य का प्रोग्राम कैंसिल होने की खबर आई, उसके बाद ब्रजेश पाठक की खबर आई, फिर ये आगे गवर्नर साहब तो जाना ही नहीं था। तो क्या ये टकराहट नहीं है? और फिर बिहार के चुनाव के बाद अगर केंद्र कमजोर होता है, तो जितना मैं योगी आदित्यनाथ जी को जानता हूं, पहले दिन से उनको देख रहा हूं कि उनकी आक्रामकता और बढ़ेगी, उनका कंट्रोल और बढ़ेगा, और फिर भाजपा संगठन जो अभी उत्तर प्रदेश में एक डॉर्मेंट पोजीशन में गया हुआ है, वो इररिलेवेंट पोजीशन में जाएगा। तो क्या सरकार और संगठन के बीच का टकराव नहीं बढ़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब कुछ होना है, और ये सब कुछ बिहार के नतीजों पर होना है। 14 नवंबर सिर्फ बिहार के भविष्य का दिन नहीं है। 14 नवंबर बहुत कुछ तय करेगा भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति को लेके, और 14 नवंबर बहुत कुछ तय करेगा आने वाले राज्यों के चुनाव को लेकर के। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इसलिए बिहार को देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मैं आप ही से सवाल दोबारा पूछता हूँ। मुझे लगता है जो एनडीए का भी बहुत कुछ तय होगा, जो आपने पहले कहा। मुझे ये कुछ चीजें लगती है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए हो, दोनों में इस वक्त शेर पान बकरी वाला एक जो हम कभी कहानी सुनते थे कि अगर आप शेर को ले जाइएगा तो बकरी पान खा जाएगी, अगर आप पान ले जाते हैं तो शेर बकरी को खा जाएगा। इस तरीके का दृश्य है एक तो ये, और दूसरा देखिए कोशिशें वहां भी हो रही है, वहां बुरका भी है, शहाबुद्दीन को लेकर भी हो रही कि अमर रहे शहाबुद्दीन, वो नारा निकालकर वो जो बीजेपी जो करती है। मैं दूसरा एक और मैं चीज पे पूछना चाहूंगा। देखिए, राहुल गांधी की भी बात हो रही थी, अरुण जी ने शुरू किया था, मैं बिल्कुल सहमत था कुछ चीजों पे, कुछ पे थोड़ा सा मेरा भी मत एक है, लेकिन उन्होंने जो कहा कि आप और फ्रंट में रहे तो है, लेकिन राहुल गांधी कुछ कुछ चीजें कर रहे हैं अलग अलग अंदाज में। कर्नाटक एसआईटी की एक रिपोर्ट सार्वजनिक हुई है, इंडियन एक्सप्रेस ने भी उसको वो किया, और बाकी है कुछ चीजें हैं। देखिए, एक एक्स आया, मैं उसको पढ़ के सुनाता हूँ, इसको देखिएगा आप लोग। ये एक्स है, इस एक्स को सभी देखें। इसमें है कि ये जो वहां वोट चोरी का जो मामला है उसको लेकर उसमें बताया जा रहा है कि एसआईटी को सबूत मिले कि आनंद सीट पर हर वोट को डिलीट करने के लिए 80 रुपए का पेमेंट किया है। एसआईटी की रिपोर्ट है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को काम करना था। फिर साथ में यह भी आ रहा है कि कर्नाटक एसआईटी ने जांच में पाया कि वोट चोरी के खेल में 6000 वोटरों के नाम डिलीट करने के फर्जी आवेदन किए हैं, जिसके लिए कुल 4.80 लाख का पेमेंट हुआ है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट है। फिर इसमें आ गया कि वोटर डिलीट करने के फर्जी आवेदन कलबुर्गी के डेटा ऑपरेटिंग सेंटर से भेजे जा रहे थे। इससे पहले नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें सारा खुलासा किया, सो एंड सो एंड सो एंड। इसमें यह भी है कि एसआईटी बीजेपी नेता सुभाष गट्टेदार, उनके बेटों, उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट के ठिकानों पर छापा मारा, 7 लैपटॉप और कई मोबाइल फोन बरामद किए गए एसआईटी द्वारा। और फिर वो आगे वही सवाल उठाने की, जरा सोचिए, भंडापुर तो सिर्फ विधानसभा सीट का है, बीजेपी ने कहां सिस्टमैटिक वोट चोरी की है, इसका खुलासा होना बाकी है। बीजेपी वोट चोरी, लोकतंत्र सीधा हमला, जहां गरीबों के, वंचितों के अधिकारों को छीने जा रहा है, उनकी आवाज दबाई जा रही है। लेकिन अब और नहीं, बीजेपी की वोट चोरी और चुनाव धांधली का सच पूरे देश के सामने आ चुका है। जनता इंजीनियर समझ चुकी, करारा सबक सिखाएगी। मतलब मुझे लगता है, देखिए, खेल किया जा रहा है, हो रहा है, जो प्रयास होने चाहिए, कांग्रेस जो कर रही है, क्या कुछ ये चीजें कितना, ये देखिए आप मान के चलिए, और मुझे ऐसा लगता है शायद कि राहुल गांधी लाएंगे तो वो भी कुछ आगे कुछ ला सकते हैं, ऐसा मैं सोचता हूं। आपकी अपनी राय, और क्या मोदी एंड कंपनी की ओर से आने वाला है, सब पर एक एक नोट। आपसे शुरू करता हूं डॉक्टर उत्कर्ष सिन्हा साहब, वापस लौटूंगा अभिषेक जी से, दूसरा सवाल करूंगा, लेकिन पहले आपसे लेकर अरुण दीक्षित साहब तक इसी पर। देखिए, एक तो राहुल गांधी वाला सवाल है। देखिए, वोट चोरी का मसला अब चर्चा में है, कैंपेन मोड में हो या ना हो, कोई कैंपेन कंटिन्यूअस नहीं चल रहा है। उसने एक डिबेट खड़ी कर दी, अब डिबेट खड़ी कर दी तो वो चल रही है। एक संदेह लोगों के मन में पैदा हो गया है और सक्रियता बढ़ गई है। और मैं देखूंगा, हम सब लोग देखेंगे कि बिहार में जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन इसको लेके कितना, क्योंकि ये बिहार है,
बिहार पॉलिटिकली अवेयर है, बिहार अपने राइट्स के लिए लड़ना जानता है बिहारी। तो वो हम पोलिंग के दिन देखेंगे। अगर ऐसा कुछ होता है तो एक बहुत खराब दृश्य हमारे सामने आएगा, वो मानने वाले नहीं है, नंबर एक। नंबर दो कि राहुल गांधी ने इस वक्त अपने आप को नरेंद्र मोदी के पैरेलल खड़ा तो कर लिया है, है ना। अब हम ये सवाल पूछते हैं कि राहुल गांधी बिहार में क्यों नहीं है, लेकिन हम ये इंतजार करते हैं कि प्रधानमंत्री की कुछ रैलियां लगेंगी, लग रही है, कल से है शुरुआत, कल से है, राहुल गांधी की भी 28 से है। तो राहुल गांधी अपने आप को पोजीशन भी उसी तरीके से कर रहे हैं। भाई उन्होंने कृष्णा अल्लावरू को आगे बढ़ाया, ठीक है, वो किया, उसके बाद फिर गहलोत साहब को भेज दिया, ठीक। अब वो रैली करने आएंगे, वो बैठ के सीट तय नहीं करेंगे, वो अमित शाह भी नहीं है और वो ये दिखाना भी नहीं चाहते हैं कि मैं अमित शाह हूं, क्योंकि लड़ाई जिसके साथ है उसी को कॉपी हम क्यों करें। ठीक बात। वो आएंगे और जब चुनावी रैलियों में आएंगे तो वो अपनी भूमिका निभाएंगे। तो मैं राहुल गांधी को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं हूं, इस तरह से नहीं हूं कि वो अभी तक क्यों नहीं आए, क्यूरियस भी नहीं हूं कि वो उनको आ जाना चाहिए था, उतर जाना चाहिए था, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं और ग्लोबली वो एक अपनी छवि जो बना रहे हैं। भाई हमारे देश में माना जा रहा है कि भाई प्रधानमंत्री ये नहीं तो वो, लेकिन राहुल गांधी को अगर गौर से आप ट्रैक करिए तो वो इस वक्त स्टेट्समैन इमेज की तरफ जा रहे हैं। बहुत सही, बिल्कुल। पॉलिटिशियन की इमेज से भी ऊपर जो भारत में एक लंबे समय से गैप है स्टेट्समैन इमेज पर्सनालिटी का, वो जाते हैं तो किनसे बात करते हैं, वो कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, थिंक टैंक से बात करते हैं, तो वो एक अलग कहानी है। अब एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि देखिए बिहार के भीतर आरएसएस उतना सक्रिय कभी नहीं रह पाया जितना वो उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना, और कभी प्रभावी भी नहीं रह पाया क्योंकि बिहार ने कभी वो स्कोप ही नहीं पैदा किया, होने दिया जहां पर वो जड़ें जम जाती। इसलिए जो आरएसएस और ये जो इस तरह का ये जो कम्युनल स्पार्कलिंग जो होती है, ये नेताओं के मुंह से निकलता है, लेकिन इसको स्प्रेड आउट कौन मशीनरी करती है, ठीक, दैट इज आरएसएस। बिल्कुल। और वहां पे चूंकि वो मशीनरी उतनी इफेक्टिव नहीं है क्योंकि वहां की सामाजिक चेतना दूसरे तरीके से काम करती है, वो धार्मिक चेतना से इतर काम करती रही है हमेशा। इसीलिए ये बयान वहां काम नहीं कर पाएंगे। और आखिरी लाइन कि बिहार इकलौता प्रदेश रहा है हिंदी पट्टी में जहां आज तक इस पूरे चरमोत्कर्ष काल में नरेंद्र मोदी जी के, चाहे शुरुआत से उठाइए और चाहे अब चरमोत्कर्ष तक पहुंचने पर, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बना। राइट सर। इन चीजों को ध्यान में रखना होगा। बिल्कुल।